हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है क्लास। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। यहाँ पर आपको यूपीपीजीटी का एग्जाम का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। कॉम्बो ऑफर में यूपीपीजीटी एग्जाम के लिए आपको यहाँ पर नोट्स एंड इसका प्रैक्टिस सेट यहाँ पर मिलेगा। बिहार पीजीटी एंड बिहार स्टेट परीक्षा दोनों के लिए एक प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। दोनों परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी है, इसे ध्यान में रखिएगा। एंड बिहार शिक्षक भर्ती के लिए भी यहाँ पर कॉम्बो ऑफर आपको मिल जाएगा। समाजशास्त्र के नोट्स की बात की जाए तो ये सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का जीएस का प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। इससे संबंधित प्रैक्टिस सेट एंड नोट से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। ओके, यहाँ तक हो गया। तो चलिए यहाँ से शुरू करना है। देखिए प्रश्न है, सामाजिक अनुसंधान में एकल अध्ययन प्रविधि का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? विकल्प है यहाँ पर दुर्खीम, फ्रेडरिक लीपले, स्पेंसर, कार्ल मार्क्स। सामाजिक अनुसंधान में एकल अध्ययन प्रविधि यानी कि वैदिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? यहाँ पर क्या होगा सही? यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर होगा। देखिए सबसे पहले पूछा जा रहा है, हर्बर्ट स्पेंसर यहाँ पर होगा। फ्रेडरिक लिपले ने भी किया है, लिपले ने व्यवस्थित तरीके से किया है। ठीक है, व्यवस्थित रूप से पूछा जाए केस स्टडी की बात सबसे पहले किसने की है तो फ्रेडरिक लिपले हो जाएंगे। अगर पूछा जाता है सबसे पहले किसने किया, स्पेंसर। किसी परीक्षा में स्पेंसर की जगह लिपले को माना गया है। ठीक है, चलिए इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और एक केस स्टडी से रिलेटेड बर्गेस का है। ठीक है, बर्गेस ने केस स्टडी मेथड यानी कि एकल अध्ययन प्रविधि को सूक्ष्मदर्शीय पद्धति कहा है। ठीक है, सूक्ष्मदर्शीय पद्धति कहा है, किसने कहा है? बर्गेस ने कहा है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, समाज के अध्ययन में अगस्त कॉम्ट ने कौन सा परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया था? संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, शून्य परिप्रेक्ष्य और प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य। सही क्या होगा? समाज के अध्ययन में अगस्त कॉम्ट ने कौन सा परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया है? यहाँ पर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनकी अवधारणाओं की बात करें तो प्रत्यक्षवाद की अवधारणा इन्होंने दी है। ठीक है, प्रत्यक्षवाद की अवधारणा दी है। ज्ञान के 3 स्तर बताए हैं, ज्ञान के 3 स्तर बताए हैं इन्होंने। विज्ञान का वर्गीकरण किया है। ठीक है, विज्ञान का वर्गीकरण इनके द्वारा किया गया है अगस्त कॉम्ट के। एक प्रश्न पूछा जाता है कि अगस्त कॉम्ट का गुरु कौन था तो सेंट साइमन है, सेंट साइमन है। इसके अलावा समाजशास्त्र की विषय वस्तु इन्होंने किसे बताया है? अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु अगस्त कॉम्ट के अनुसार क्या है? परिवार है, फैमिली है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और समाजशास्त्र शब्द से पहले इन्होंने सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग किया था। 1838 में इन्होंने समाजशास्त्र शब्द दिया, समाजशास्त्र का प्रयोग किया और ये समाजशास्त्र के क्या है? जनक हैं। ठीक है, अगस्त कॉम्ट समाजशास्त्र के जनक है, आप सभी जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, संपूर्ण जनसंख्या के अध्ययन पर आधारित सांख्यिकी माप को क्या कहा जाता है? मापदंड, सांख्यिकी, निष्कर्ष या फिर समग्र? संपूर्ण जनसंख्या के अध्ययन पर आधारित सांख्यिकी माप को हम क्या कहते हैं? समग्र कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न है, किसने कहा है कि ग्रामीण समाज में विभाजन का कारण जर जोरो जमीन है? ऑस्कर लेविस, ल्यूटियोमो ल्यूवर्थ, AR देसाई। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑस्कर लेविस होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने, ऑस्कर लेविस ने गुट समाज की अवधारणा दी थी। गुट समाज का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? ऑस्कर लेविस का है। और ये याद रखिएगा, आधार क्या था गुट समाज का? आधार क्या था? नातेदारी संधि था। और इसका निर्माण लोगों के द्वारा किया जाता है इस आधार पर कि लोगों को जब मुसीबत होगी, ठीक है, जैसे मृत्यु जैसी घटना हो जाती है या कोई मुकदमेबाजी अगर हो जाता है परिवार में, केस वगैरह, तो ऐसे सिचुएशन में जो इसके सदस्य हैं, ठीक है, नातेदार जो रिश्तेदार है, ये क्या करते हैं? मदद करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरी अवधारणा की बात करें तो निर्धनता की संस्कृति है। ठीक है, निर्धनता की संस्कृति, ये अवधारणा इनके द्वारा दी गई है। और ग्रामीण सर्वदेशिता, ये भी कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, किसके द्वारा दिया गया है। इसके अलावा जजमानी प्रथा को शोषणात्मक संस्था भी इन्होंने कहा था। ये स्टेटमेंट इनका आता है। इन्होंने क्यों कहा था? इन्होंने कहा था इसमें उच्च जो जातियां होती हैं वो निम्न जातियों का शोषण करती हैं, इस वजह से जजमानी व्यवस्था को इन्होंने शोषणात्मक संस्था बताया था। विलियम वाइजन ने जजमानी व्यवस्था को कहा था कि ये प्रकार्यात्मक संस्था है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, किसका विचार है कि भारतीय समाज का वैज्ञानिक अनुभव परक अध्ययन संभव नहीं है? रामकृष्ण मुखर्जी, DP मुखर्जी, AK सरन, SC दुबे, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। भारतीय समाज का वैज्ञानिक अनुभव परक अध्ययन संभव नहीं है, यह बात किसने कही है? AK सरन ने कही है। यहाँ पर ऑप्शन C होगा। प्रश्न है, मस्तिष्क की संरचनाओं तथा समाज की संरचनाओं के बीच का संबंध किसका अवलोकन है? मस्तिष्क की संरचनाओं तथा समाज की संरचनाओं के बीच संबंध है, यह अवलोकन किसने किया? ये स्टेटमेंट किसका है? लेमर्ट, रेडक्लिफ ब्राउन, लेविस्ट्रॉस, फूको। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर ढुजटी प्रसाद मुखर्जी के बारे में याद रखिएगा। इन्होंने भारतीय समाज में 3 तरह की परंपराओं की बात की है। एक ये इनसे जुड़ा हुआ प्रश्न आता है, परंपराओं के 3 प्रकार इन्होंने बताए थे। ठीक है, परंपरा 3 तरह की होती है। प्राथमिक परंपरा, दूसरी है द्वितीयक परंपरा, प्राथमिक परंपरा है, द्वितीयक परंपरा है और तृतीयक परंपरा है। ये 3 तरह की परंपराओं की बात किसने की है? DP मुखर्जी, ढुजटी प्रसाद मुखर्जी ने की है। और इन्होंने कहा था समाजशास्त्र परंपराओं का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र परंपरा का अध्ययन करता है, ये किसका कहना है? DP मुखर्जी का कहना है समाजशास्त्र परंपरा का अध्ययन करता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर लेविस्ट्रॉस है। लेविस्ट्रॉस ने संरचनावाद की अवधारणा दी है। ठीक है, लेविस्ट्रॉस ने संरचनावाद की अवधारणा दी थी। इसके अलावा इन्होंने मिथक की अवधारणा दी है, मिथ का कॉन्सेप्ट इनका है। और नातेदारी अणु का जो कॉन्सेप्ट है ये भी लेविस्ट्रॉस के द्वारा ही दिया गया है, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, लेमर्ट की बात करें तो इन्होंने विचलन के कितने प्रकार बताए हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित विचारों में से किसका हेबरमास द्वारा समर्थन नहीं किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, अधूरी परियोजना के रूप में आधुनिकता, वह आधुनिकता का प्रतिरक्षक है, वह आधुनिकता की संभावना के संबंध में मानव द्वेषी है, वह आधुनिकता को स्वयं के साथ भिन्नता के रूप में देखते हैं। हेबरमास द्वारा समर्थन नहीं किया गया है, ये यहाँ पर बताना है। और इनकी लेविस्ट्रॉस की पुस्तकों की बात करें
तो द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप है और इसके अलावा स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी है। ये दो पुस्तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। आपने अगर पीवाईक्यू देखे होंगे या आप चाहे नेट का एग्जाम दे रहे हो, यूपी पीजीटी का हो, जीआईसी हो, किसी भी एग्जाम के अगर आप जब पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर इनसे संबंधित ये पुस्तकें आपको देखने को मिलेंगी परीक्षाओं में। द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, अब यहाँ पर बताइए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वह आधुनिकता की संभावना के संबंध में मानव द्वेषी है, ये यहाँ पर गलत होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिकता अधूरी परियोजना है, अधूरा प्रोजेक्ट है, इस तरीके से स्टेटमेंट भी इनका पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, अनुसूचित जनजाति को पिछड़े हिंदू किसने कहा? घुरिये, एल्विन, एन.के. बोस, एस.सी. रॉय यहाँ पर ऑप्शन है। अनुसूचित जनजाति को पिछड़े हिंदू किसने कहा था? चलिए बताइए किसने कहा था, सभी जानते हैं, कई बार प्रश्न ये कराया गया है, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। घुरिये के द्वारा जीएस घुरिये ने किया था और जीएस घुरिये ने ये बात कही थी। जीएस घुरिये ने इससे संबंधित जनजातियों के विकास से संबंधित आत्मसात की नीति भी बात की थी। आत्मसात की जो नीति है वो किसके द्वारा दी गई है? जीएस घुरिये के द्वारा दी गई है। और घुरिये ने अपने अध्ययनों में, ठीक है, अपने अध्ययनों में 3 परिप्रेक्ष्यों का प्रयोग किया था। याद रखिएगा, अध्ययन में परिप्रेक्ष्य का जो प्रयोग है वो तीन तरीके के पर्सपेक्टिव का यूज किया था, या हम उपागम कहे। पहला जो परिप्रेक्ष्य है वो मानव शास्त्रीय है, मानव शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है। और तीसरा यहां पर क्या हो जाएगा? भारतीय विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य या दृष्टिकोण आप कहें। ठीक है, इन तीनों परिप्रेक्ष्यों का प्रयोग जीएस घुरिये के द्वारा किया गया था। घुरिये के द्वारा ही सबसे पहले जाति व्यवस्था की भी बात की गई थी। आपको याद होगा 6 विशेषताएं जाति व्यवस्था से संबंधित इनके द्वारा बताई गई हैं। अगर हम इनके अध्ययन की बात करें, इन्होंने किस किस पर अध्ययन किया है, तो याद रखिएगा जाति पर, ठीक है, जाति व्यवस्था पर इनका अध्ययन है। फिर इसके अलावा इन्होंने जनजाति पर भी किया है, जनजाति को पिछड़े हिंदू कहा, जनजाति पर किया। उपजाति पर भी किया है इन्होंने अध्ययन, ठीक है। भारतीय साधु पर किया है, प्रजाति पर किया है, ठीक है, प्रजाति पर किया है। परिवार और नातेदारी पर इनका अध्ययन रहा है, ठीक है, परिवार नातेदारी। और भारत में, ठीक है, भारत में नगरीकरण पर भी इनका अध्ययन रहा है। भारत में नगरीकरण पर भी इन्होंने अध्ययन किया। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। पूछा जा सकता है कि किस पर घुरिये का अध्ययन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति का प्रयोग मैकेवन ने समाज की परिभाषा में किया? एक संस्थाओं की संरचना, एक सामाजिक संक्रिया की संरचना, एक परिस्थितियों तथा भूमिकाओं का संगठन, अंतःक्रियाओं तथा अंतर संबंधों का एक जाल। इन निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति का प्रयोग मैकेवन ने समाज की परिभाषा में किया है? यहाँ पर राइट क्या होगा? यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन डी, अंतःक्रियाओं तथा अंतर संबंधों का जाल है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। आपने देखा होगा प्रश्न पूछा जाता है समाज क्या है, इन्होंने क्या कहा? समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ये इनका स्टेटमेंट है। ये इन्होंने समाज को इस तरीके से परिभाषित किया, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ठीक है। ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। और फिर इनके अनुसार क्या है? समाज क्या है? अमूर्त है, ठीक है। चूंकि संबंधों का जाल है, संबंधों को हम देख नहीं सकते, तो समाज क्या है? मैकेवर के अनुसार समाज अमूर्त है। और इस समाज की अगर बात करें तो ये कहते हैं जो सामाजिक संबंध है, सोशल जो रिलेशंस है, ये सामाजिक अंतरक्रियाओं के परिणाम है। सामाजिक अंतरक्रियाओं का परिणाम है, ठीक है। सामाजिक संबंध सामाजिक अंतरक्रियाओं का परिणाम है। और ये जो अंतरक्रिया होती है ये 3 स्तरों पर होती है, ठीक है। 3 स्तरों पर सामाजिक अंतरक्रिया होती है। पहली व्यक्ति प्लस व्यक्ति के बीच, जो व्यक्तियों के बीच होती है, ठीक है। दूसरी जो अंतरक्रिया है ये व्यक्ति और समूह के बीच होती है, ठीक है। व्यक्ति और समूह के बीच में होगी ये अंतरक्रिया।
और तीसरी जो अंतरक्रिया की बात करते हैं समूह और समूह के बीच में, एक समूह से दूसरे समूह के बीच में जो अंतरक्रिया होगी इसकी ये बात करते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और ये संबंधों का जो निर्माण होता है, सामाजिक संबंधों का निर्माण, ये सामाजिक अंतरक्रियाओं के परिणाम स्वरूप ही सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। और ये 3 स्तरों पर अंतरक्रिया हमें देखने को मिलती है, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच अंतरक्रिया, व्यक्ति और समूह के बीच अंतरक्रिया और समूह के बीच अंतरक्रिया। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के द्वारा राज्य की ओर से समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आर्थिक और शिक्षा संबंधी विशेष सुविधाएं देने की व्यवस्था की गई है जिससे वे अपनी उन्नति कर सके? यहाँ पर अनुच्छेद आप देखिए 42, 43, 44, 46 यहाँ पर दिए गए हैं। राज्य की ओर से समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों व जनजातियों को आर्थिक और शिक्षा संबंधी विशेष सुविधाएं देने की व्यवस्था की गई है जिससे वे अपनी उन्नति कर सके। यहाँ पर राइट होगा अनुच्छेद 46। 46 होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किसने लिखा है कि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो अछूत को पवित्र कर सके, वे लोग अपवित्र ही जन्म लेते हैं, जीवन प्रयत्न अपवित्र बने रहकर ही मर भी जाते हैं। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भीमराव अंबेडकर होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, भारत में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में ब्राह्मणीकरण की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? आंद्रे बेत्ते, एफ.जी. बेली, एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह है? बताइए, परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में ब्राह्मणीकरण की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ये प्रश्न है। यहाँ पर एम.एन. श्रीनिवास होगा। ठीक है, एम.एन. श्रीनिवास होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एम.एन. श्रीनिवास यहाँ पर है। हालांकि अगर हम पूछा जाए कि ये ब्राह्मणीकरण की अवधारणा किसकी है, ठीक है, इसके जनक कौन है, तो याद रखिएगा ए अय्यप्पन है। ठीक है, ए अय्यप्पन है जिनकी अवधारणा है ब्राह्मणीकरण की। लेकिन यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में पूछा जा रहा है तो एम.एन. श्रीनिवास ने किया था। ठीक है, इनकी आलोचना भी होती है। देखिए संस्कृतिकरण क्या है, ठीक है, संस्कृतिकरण के संदर्भ में, संस्कृतिकरण से पहले इन्होंने, श्रीनिवास ने ब्राह्मणीकरण इस शब्द का प्रयोग किया था। संस्कृतिकरण में क्या होता है, जिसमें कोई निम्न हिंदू जाति या जनजाति किसी द्विज या उच्च जाति के रीति रिवाज, उनके जो धार्मिक प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, जीवन शैली है, उन सभी का अनुकरण इस विश्वास के साथ करती है ताकि उनका, और ये जो अनुकरण होता है वो कई पीढ़ियों तक चलता है ताकि उनका जो पद क्रम में, जो जातीय सोपान में जो उनका पद है वो पहले से बेहतर हो सके। ठीक है, तो ये अनुकरण इनका कई पीढ़ियों तक चलता है। इसको ही उन्होंने, इस प्रोसेस को ही उन्होंने क्या कहा था? संस्कृतिकरण कहा था। पहले संस्कृतिकरण से पहले से ब्राह्मणीकरण कहा था। तो इनकी आलोचना भी हुई, लोगों ने, विद्वानों ने, अन्य समाजशास्त्रियों ने कहा कि इसमें जो जातियां हैं ये केवल ब्राह्मणों का ही अनुकरण नहीं करती हैं। ठीक है, ब्राह्मणों का ही अनुकरण नहीं करती है बल्कि अन्य द्विज जातियों, अन्य जातियों का, अन्य उच्च जातियों का भी अनुकरण करती है। और दूसरी आलोचना ये इस बात पर भी हुई कि जो ब्राह्मणीकरण की अवधारणा है वो अय्यप्पन के द्वारा दी गई है। तो इस वजह से इन्होंने ब्राह्मणीकरण के जगह पर क्या किया था? संस्कृतिकरण इस शब्द का प्रयोग किया था, ये भी याद रखिएगा। और योगेंद्र सिंह यहाँ पर दिया गया है तो ये भी याद रखिएगा कि जो योगेंद्र सिंह है वे संस्कृतिकरण को क्या कहते हैं? अग्रिम सामाजिकरण की प्रक्रिया कहते हैं। संस्कृतिकरण क्या है? अग्रिम सामाजिकरण की प्रक्रिया है। ये पूरा नहीं लिखा जा रहा है, ये याद रखिएगा। किसको कहा है अग्रिम सामाजिकरण की प्रक्रिया है? संस्कृतिकरण को। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया गया, संस्कृतिकरण को योगेंद्र सिंह ने अग्रिम सामाजिकरण की प्रक्रिया या विचारधारा ग्रहण करने की प्रक्रिया बताया है। विचारधारा ग्रहण करने की प्रक्रिया कहा है। ठीक है, योगेंद्र सिंह ने, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, मजूमदार ने संस्कृतिकरण के जगह पर विसंस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग किया था। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, इनमें से किसका मोहाना गांव पर अध्ययन रहा है? यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, बी.आर. चौहान, डी.एन. मजूमदार, डी.पी. मुखर्जी, एस.सी. दुबे यहाँ पर विकल्प है। मोहाना गांव पर अध्ययन किसका रहा है? यहाँ पर राइट आंसर होगा डी.पी. मुखर्जी। ठीक है, यहाँ पर मजूमदार होगा, डी.एन. मजूमदार। डी.एन. मजूमदार ने मोहाना गांव पर अध्ययन किया था। इसके अलावा अगर हम मजूमदार की बात करें तो इन्होंने दूधी गांव है एक, ठीक है, दूधी गांव पर इनका अध्ययन रहा है, कानपुर पर रहा है,
ठीक है, कानपुर नगर पर इन्होंने अध्ययन किया है, लखनऊ पर भी रहा है। ठीक है, लखनऊ के 30,000 बच्चों पर इनका अध्ययन रहा है, ये याद रखिएगा, लखनऊ के 30,000 बच्चों पर इनका अध्ययन रहा है। इसके अलावा जौनसारी, ठीक है, जौनसारी जनजाति, गोंड जनजाति, ठीक है, गोंड जनजाति पर भी इनका क्या रहा है, अध्ययन रहा है। हो जनजाति हो सकता है, हर बार पूछा जाता है, हो जनजाति ना पूछ करके बाकी की जो जनजातियां हैं उन पर भी पूछ लिया जाए, तो याद रखिएगा, हो जनजाति के अलावा गोंड, जौनसारी, दूधी गांव, कानपुर नगर, लखनऊ के 30,000 बच्चों पर डी.एन. मजूमदार का अध्ययन रहा है। ठीक है, मजूमदार ने संस्कृतिकरण के जगह पर विसंस्कृतिकरण, या पूछा जाए विसंस्कृतिकरण की अवधारणा किसकी है, ठीक है, तो भी याद रखिएगा मजूमदार की है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, समूह जिनमें घनिष्ठता के अभाव के साथ साथ आकस्मिक संपर्क ही द्वितीयक समूह का सार तत्व है, किसका कहना है? ऑगबर्न एंड निम्कॉफ, बेयरस्टेट, मर्टन, C.H. कूले, यहाँ पर ऑप्शंस है। समूह जिनमें घनिष्ठता के अभाव के साथ साथ आकस्मिक संपर्क ही द्वितीयक समूह का सार तत्व है, यह किसका कहना है? यहाँ पर राइट होगा ऑगबर्न एंड निम्कॉफ। ठीक है, ऑगबर्न एंड निम्कॉफ होगा, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। कूले की बात करें तो इन्होंने प्राथमिक समूह की अवधारणा दी थी। ठीक है, प्राथमिक समूह की अवधारणा दी थी किस पुस्तक में? सोशल ऑर्गेनाइजेशन में, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में दी थी, और ये बुक आती है 1909 में आती है। प्राथमिक समूह के बारे में इनका कहना था कि जिसमें दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में प्रत्यक्ष सहयोग संबंध पाया जाता है, ऐसे व्यक्तियों के संकलन को हम क्या कहेंगे? प्राथमिक समूह कहेंगे। प्राथमिक समूह के जो उदाहरण इन्होंने बताए थे, परिवार को बताया था, पड़ोस को बताया था, और मित्र समूह को बताया था। ये इनकी परिभाषा प्राथमिक समूह से संबंधित, प्राथमिक समूह की ये 3 उदाहरण, प्राथमिक समूह की अवधारणा, प्राथमिक समूह का वर्णन किस पुस्तक में किया है? सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1909 में आती है। इस तरीके से प्रश्न कूले के पूछे जाते हैं प्राइमरी ग्रुप से रिलेटेड। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। बेयरस्टेट की बात करें, द सोशल ऑर्डर इनकी पुस्तक है, द सोशल ऑर्डर। ठीक है, 1970 में आती है। ध्रुवीय परिस्थिति का कॉन्सेप्ट इनका है। ठीक है, युग्मीय परिस्थिति जिसे भी कहते हैं हम, ये कॉन्सेप्ट दिया। मर्टन के बारे में आप जानते हैं, इतने सारे कॉन्सेप्ट है, मल्टीपल स्टेटस का है, स्टेटस सेट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पुस्तक है अंडरस्टैंडिंग डिजिटल कल्चर, किसने लिखी है? ऑगबर्न एंड निम्कॉफ, विसेंट मिलर, पीटर वर्सले, कॉल पोलाइनी यहाँ पर है। अंडरस्टैंडिंग डिजिटल कल्चर किसकी पुस्तक हो जाएगी? विसेंट मिलर की हो जाएगी। तो यहाँ पर विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑगबर्न निम्कॉफ ने संस्कृति के 2 प्रकार बताए थे। ठीक है, संस्कृति के 2 प्रकार बताए थे, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। ठीक है, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति, ये 2 प्रकार संस्कृति के ऑगबर्न एंड निम्कॉफ ने बताए हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने व्हाट इज प्रॉपर्टी पुस्तक लिखी है? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, पियरे जोसेफ प्रोधो, A.G. फ्रैंक। यहाँ पर ऑप्शंस है। व्हाट इज प्रॉपर्टी किसकी पुस्तक है? जोसेफ प्रोधो की है, यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जादू को एक मिथ्या विज्ञान के रूप में माना? टाइलर, फ्रेजर, मॉर्गन, मेलानोव्स्की। यहाँ पर ऑप्शन है, जादू को एक मिथ्या विज्ञान के रूप में किसने माना? अब जादू के बारे में बात हो रही है और यहाँ पर ऑप्शन है मेलानोव्स्की। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मेलानोव्स्की जादू के कितने प्रकार बताते हैं? 2 प्रकार बताते हैं। एक तो इन्होंने सफेद जादू बताया, जो दूसरों के कल्याण से संबंधित है। ठीक है, दूसरों के कल्याण, अच्छाई के लिए जो किया जाता है उसे हम सफेद जादू कहेंगे। दूसरा जो ब्लैक मैजिक है, काला जादू है। ठीक है, ये दूसरों को क्या है? हानि पहुंचाना। ठीक है, हानि पहुंचाना इसका उद्देश्य होता है, कष्ट पहुंचाना है ये। तो व्हाइट एंड ब्लैक मैजिक की बात किसने की है? मेलानोव्स्की ने की है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पर जादू को एक मिथ्या विज्ञान के रूप में किसने माना है? फ्रेजर ने माना है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जादू की अगर हम बात करें, मैजिक क्या है, तो इसमें किसी अलौकिक शक्ति पर व्यक्ति अपना नियंत्रण प्राप्त करना चाहता है और उसका जो पावर है उसका प्रयोग व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार करना चाहता है। ठीक है, इसी को ही इस तरीके से इन्होंने फ्रेजर ने जादू को परिभाषित किया है, ये भी याद रखिएगा। और जादू को फ्रेजर क्या कहते हैं? विज्ञान की अवैध बहन बताते हैं। जादू विज्ञान की अवैध बहन है, या हम कहें आभासीय कला है, इस तरीके से आता है। आभासीय
कला है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, सांदर्भिक रूप में संस्कृतिकरण जाति की सांस्कृतिक गतिशीलता की एक धीमी और गैर प्रभावशाली प्रक्रिया है या कथन है। ऑप्शंस में यहाँ पर एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, दीपांकर गुप्ता, सोरोकिन यहाँ पर दिए गए हैं। सांदर्भिक रूप में संस्कृतिकरण जाति की सांस्कृतिक गतिशीलता की एक धीमी और गैर प्रभावशाली प्रक्रिया है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर योगेंद्र सिंह है। ठीक है, योगेंद्र सिंह है, और योगेंद्र सिंह ने संस्कृतिकरण को अग्रिम समाजीकरण की या विचारधारा ग्रहण करने की प्रक्रिया बताया था। हालांकि ये जो संस्कृतिकरण की अवधारणा है, ये किसके द्वारा दी गई है? एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा दी गई है। ये कॉन्सेप्ट किसका है? संस्कृतिकरण का, संस्कृताइजेशन का, एम.एन. श्रीनिवास का ये कॉन्सेप्ट है, और ये पद में संरचना में परिवर्तन नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, संस्कृतिकरण संरचना में इस तरीके से विशेषताएं पूछी जाती हैं, उसमें ऑप्शन दिए होते हैं। संरचना में परिवर्तन नहीं है, पद में परिवर्तन की बात करता है। ठीक है, कई अवधारणाओं का ये गुच्छ कहलाता है। यहाँ पर क्या होगा? योगेंद्र सिंह होगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। और योगेंद्र सिंह के बारे में एक ये भी फैक्ट याद रखिएगा कि इन्होंने पश्चिमीकरण में जो पश्चिमीकरण की अवधारणा है, उसने आधुनिकीकरण की परंपरा को जन्म दिया है। ठीक है, पश्चिमीकरण ने आधुनिकीकरण को जन्म दिया है। इस तरीके से स्टेटमेंट पूछा जाए किसका है, तो योगेंद्र सिंह ने ये बात कही है। ठीक है, पश्चिमीकरण की अवधारणा किसकी है? एम.एन. श्रीनिवास की है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, भारतीय परिवार को 12 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। मॉर्गन, ब्रिफोल्ट, पी.एम. कोलेंडा, वेस्टरमार्क यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर हम यहाँ पर मॉर्गन की बात करें तो इन्होंने परिवार के विकास की 5 अवस्थाएं बताई थी। पहली जो अवस्था है समरक्त परिवार की है, समरक्त परिवार इन्होंने बताया है। दूसरे परिवार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर समूह परिवार हो जाएगा, सॉरी परिवार होगा, विवाह नहीं। ठीक है, परिवार की अवस्थाएं हैं समरक्त परिवार, दूसरा समूह परिवार, तीसरा हो जाएगा युगल परिवार, चौथा हो जाएगा पित्त सत्तात्मक, पांचवा क्या होगा? एक विवाही परिवार। पांचवा यहाँ पर एक विवाही परिवार होगा। ठीक है, अगर हम ब्रिफोल्ट की बात करते हैं, ठीक है, ब्रिफोल्ट की बात करते हैं, विकल्प में जो कि दिया गया है द मदर्स इनकी पुस्तक है। ठीक है, द मदर्स इनकी पुस्तक है, और इन्होंने परिवार की उत्पत्ति का मात्र सत्तात्मक सिद्धांत दिया था। परिवार की उत्पत्ति का मात्र सत्तात्मक सिद्धांत किसका है? तो याद रखिएगा ब्रिफोल्ट ने दिया है। यहाँ पर पी.एम. कोलेंडा है। वेस्टरमार्क ने परिवार की उत्पत्ति से संबंधित एक विवाही सिद्धांत दिया है, एक विवाही सिद्धांत जिसका समर्थन मेलानोव्स्की के द्वारा किया गया है। ठीक है, परिवार की उत्पत्ति का एक विवाही सिद्धांत पूछा जाता है, डायरेक्टली कॉन्सेप्ट भी पूछ लेते हैं, तो ये वेस्टरमार्क के द्वारा दिया गया है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, पुस्तक है पीजेंट लाइफ इन इंडिया, किसके द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक? रेडफील्ड, शानिन, एन.के. बोस, रामकृष्ण मुखर्जी है। पीजेंट लाइफ इन इंडिया, यहाँ पर ये पुस्तक हो जाएगी निर्मल कुमार बोस की। एन.के. बोस यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड है। रॉबर्ट रेडफील्ड की पुस्तक का नाम क्या है? इन्होंने कृषक समाज की अवधारणा दी थी। पुस्तक है पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर के नाम से। 1956 में ये पुस्तक आती है, पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर। इस पुस्तक में ही इन्होंने कृषक समाज की अवधारणा दी है, कृषक समाज का कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दिया गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, निर्धनता की संस्कृति नामक अवधारणा निम्न में से किसी एक विचारक द्वारा दी गई है। उस सही उत्तर पर निशान लगाना है।
श्रीनिवास, ऑस्कर लेविस, गैलब्रेथ ग्लेजर यहाँ पर ऑप्शन है। निर्धनता की संस्कृति या गरीबी की संस्कृति या दरिद्रता की संस्कृति, इस तरीके से पूछा जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट किसका हो जाएगा? ऑस्कर लेविस का हो जाएगा। ठीक है, ऑस्कर लेविस का हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसी एक में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है, वो राज्य कौन सा है? पंजाब, राजस्थान, असम, ओडिशा, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। प्रतिशत पूछा जा रहा है, अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत, तो यहाँ पर पंजाब होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, जनसंख्या में न्यूनतम नवजात भार और गर्भ अपव्यय का मूल कारण है? परंपरागत आधार, मातृ कुपोषण, महिला निरक्षरता, अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल। सही यहाँ पर मातृ कुपोषण होगा, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, मुस्लिम परिवार की प्रमुख समाजशास्त्रीय समस्या क्या है? बहुपत्नी विवाह, तलाक, पर्दा, मेहर। यहाँ पर बहुपत्नी विवाह होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, एक जाति प्रबल तब बनती है जब वह अन्य पर प्रधानता प्राप्त करे, जनसंख्या के साथ साथ। यहाँ पर ऑप्शन है आर्थिक और राजनीतिक शक्ति में, सामाजिक और धार्मिक शक्ति में, धार्मिक और आर्थिक शक्ति में, राजनीतिक और सामाजिक शक्ति में। बताइए। कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट होगा? प्रबल जाति पूछा जा रहा है। जाति प्रबल तब बनती है यानी कि प्रभु जाति या प्रभुत्व जाति या डोमिनेंट कास्ट जिसे हम कहते हैं। किसका कॉन्सेप्ट है? एम एस श्रीनिवास का है। इसकी 3 विशेषताएं या हम कहें 3 लक्षण श्रीनिवास ने बताए थे, या हम आधार कहें, तत्व कहें, कुछ भी कहें, जिसके आधार पर श्रीनिवास ने कहा है कि इसे हम जाति को हम डोमिनेंट कास्ट प्रभुत्व जाति कहेंगे। एक तो उन्होंने बोला कि उसके पास जो पावर्स हैं, ठीक है, एक तो जनसंख्या शक्ति होनी चाहिए यानी कि पॉपुलेशन उसकी ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी, आर्थिक शक्ति उसके पास होनी चाहिए। आर्थिक शक्ति से तात्पर्य उनके पास था भू व्यवस्था से, जमीन भूमि होनी चाहिए ज़्यादा। और तीसरा जो राजनीतिक शक्ति है, ठीक है, राजनीतिक शक्ति है, इससे उनका तात्पर्य था श्रीनिवास का कि उस जाति का दबदबा हो उस क्षेत्र में। तो ऐसी जाति जिसके पास ये तीनों ही पावर होंगी उसे हम डोमिनेंट कास्ट कहेंगे। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, विकल्प ए यहाँ पर राइट होगा। और हालांकि एम एन श्रीनिवास की प्रभु जाति की आलोचना भी होती है, और इस आलोचना में एस.सी. दुबे ने, याद रखिएगा, एस.सी. दुबे ने प्रभु व्यक्ति की बात की थी। ठीक है, प्रभु व्यक्ति की अवधारणा दी थी एस.सी. दुबे ने। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।